नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक शब्द, सांप्रदायिकता। इस देश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये शब्द सुना ना हो और जो इस शब्द का अर्थ जो बताया गया है वो न जानता हो। जो वास्तविक है उसकी बात छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, नैरेटिव का कमाल देखिए कि सांप्रदायिकता शब्द बोलते ही जो मन में दो संगठनों का नाम आता है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों संगठन की जो पहचान है वो है सनातन समर्थक, हिंदुत्व समर्थक, हिंदुत्ववादी। हिंदुत्व को अगर बुरा बताना है तो उसको कोई बुरा नाम भी देना पड़ेगा, तो नाम दिया गया सांप्रदायिकता। यानी जो हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं वो सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक हैं यानी बुरे हैं। और आज तो अब कहा जाने लगा है कि भाई इनका समूल नाश करना ज़रूरी है। ये है हमारी यात्रा पिछले 79 साल की, आज़ादी के बाद से, कि जिस देश में 78% 78% से ज़्यादा हिंदू रहते हों, जो दुनिया का एकमात्र हिंदू देश है, भले ही वो औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो, वहाँ की बहुसंख्यक आबादी को गाली दी जाती है सांप्रदायिक कहकर। तो पहला काम तो ये किया गया कि अघोषित रूप से सांप्रदायिकता की एक परिभाषा गढ़ी गई कि जो हिंदुओं का समर्थन करता हो, हिंदू हितों के लिए खड़ा होता हो, वो सांप्रदायिक है। एक उद्देश्य तो ये था कि ये संगठन और इन संगठनों का प्रभाव बढ़ने ना पाए, सामाजिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी। और इसमें काफ़ी हद तक बड़े लंबे समय तक सफलता भी मिली जिन लोगों ने ये किया। और इसके अब जाहिर है कि तुलना के लिए तो कुछ चाहिए। भाई अगर आप दिन की प्रशंसा कर रहे हैं या रात की आलोचना कर रहे हैं तो उसके बदले में दिन की भी बात करनी होगी, और दिन के बारे में बात कर रहे हैं तो रात की भी बात करनी होगी, तभी तो बात स्पष्ट होगी। तो दूसरा शब्द गढ़ा गया, धर्मनिरपेक्षता। मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ, वैश्विक संदर्भ में इसकी बात आज नहीं कर रहा हूँ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या? हिंदू विरोध। आप देखिए वही बात, सांप्रदायिक होने का मतलब हिंदू समर्थक और धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब हिंदू विरोध, और उसमें जोड़ा गया मुस्लिम समर्थक। अगर आप मुसलमानों की हिंसा का, उनकी विचारधारा का, हिंसा की विचारधारा का समर्थन करते हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी आप अच्छे व्यक्ति हैं। ये परिभाषा अच्छे और बुरे की बनाई गई देश में, और देश इस जाल में आज भी फंसा हुआ है। धीरे धीरे निकल रहा है लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। इन शब्दों को इस तरह से उनका नैरेटिव गढ़ा गया। अब इस सांप्रदायिकता के नैरेटिव के पीछे एक और उद्देश्य था कि वास्तव में कांग्रेस की जो सांप्रदायिकता है उसको छिपाना है, उसको धर्मनिरपेक्षता की चादर उठाना है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक राज किया है इस देश में, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तथ्यात्मक बात है। और कांग्रेस पार्टी के राज में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, ये भी तथ्य है। और कांग्रेस पार्टी को कोई भी व्यक्ति, कोई बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, या इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हो या राजनीतिक दल हो, कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं कहता। मोदी को सांप्रदायिक कहा जाता है 2002 के गुजरात दंगों के कारण, लेकिन 2002 से 2025 23 साल में गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ, इसका श्रेय मोदी को नहीं दिया जाता। तो इससे आप समझिए कि कितने गहरे ये बैठ चुकी है ये परिभाषा और इस शब्द के मायने। अब इस परिभाषा को बनाए रखना था, आगे चलाना था, तो एक डर भी पैदा करना ज़रूरी था। वो मुसलमानों में पैदा किया गया कि ये भाजपा आरएसएस वाले सांप्रदायिक हैं, ये आ जाएंगे तो तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा, दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे और क्या क्या। ये इसलिए कि तुम सवाल मत पूछो कि कांग्रेस के राज में तुम्हें क्या मिला, कांग्रेस ने तुम्हारी शिक्षा के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, तुम्हारी आर्थिक उन्नति के लिए क्या किया, ये सब भूल जाओ। बस सारी कोशिश, अपनी सारी ताकत इस बात में लगाओ कि भाजपा सत्ता में ना आने पाए और संघ बढ़ने ना पाए। ये नैरेटिव बनाया गया, और ये नैरेटिव कितना सफल रहा आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जो इससे सहमत है। इसके लिए दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया, धर्मनिरपेक्षता। यानी आप हिंदू विरोधी हैं
और हिंदू समर्थकों के विरोधी हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, फिर आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके आचरण की और कोई परीक्षा जांच नहीं होगी, आपको स्वतः ही ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आप सांप्रदायिक नहीं हैं, आप धर्मनिरपेक्ष हैं। ये खेल 79 साल से इस देश में चल रहा है, उससे पहले से भी चल रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद की बात करते हैं। इस खेल का नतीजा ये हुआ कि आप भाजपा और संघ के नेताओं से ज़रा अकेले में बात करके देखिए। मैं पूरी संख्या के बारे में तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि आधे से ज़्यादा अपने मन में ये मानते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। उनको जो बताया गया, उन पर जो आरोप लगाया, उस आरोप को उन्होंने सही मान लिया खुद ही। इसलिए आप देखिए, इस मुद्दे पर हमेशा भाजपा और संघ के लोग बचाव की मुद्रा में होते हैं, सफाई देने की मुद्रा में होते हैं। और सफाई देने के लिए क्या करते हैं? हिंदू हितों के मामले पर चुप साधे रहते हैं और मुसलमानों से दोस्ती करने, मुसलमानों के करीब जाने की बातें बढ़ चढ़ कर करते हैं। और यही धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जो गंगा जमुनी तहजीब का फ्रॉड चलाते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बात कीजिए तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, उस पर सवाल उठाइए कि भाई गंगा जमुनी तहजीब थी इस देश में, तो इस देश का बंटवारा क्यों हुआ? उनके पास कोई जवाब नहीं है, एक ही जवाब है कि आप सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं आप, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और ये खेल लगातार चल रहा है। कांग्रेस ने इस देश में जितनी सांप्रदायिकता की है, कभी मुस्लिम सांप्रदायिकता और कभी हिंदू सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता से मेरा मतलब है कि धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर या इस्लाम के नाम पर हिंसा की और उसके जरिए चुनाव जीतने की कोशिश की। तो मुसलमानों के नाम पर चुनाव जीतने की तो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदुओं के नाम पर अब आप कल्पना कीजिए कि किसी देश में, दुनिया के मैं कह रहा हूँ किसी देश में, किसी मजहब के लोगों के साथ जो 1966 में हुआ गोपाष्टमी के दिन संसद भवन के सामने साधुओं, संतों और निरीह गायों पर गोली चलवाई इंदिरा गांधी की सरकार ने, लेकिन इस देश का कोई हिंदू खड़ा नहीं हुआ। करपात्री महाराज उसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने श्राप दिया। ये इत्तेफाक भी आप कह सकते हैं या उनके श्राप का असर कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इसी तरह से गोलियों से छलनी होगा तुम्हारा भी शरीर एक दिन। इंदिरा गांधी की जिस दिन मौत हुई, उनकी हत्या हुई, गोपाष्टमी थी। संजय गांधी की विमान दुर्घटना में जिस दिन मौत हुई, गोपाष्टमी थी। राजीव गांधी की जिस दिन हत्या हुई, गोपाष्टमी थी। लेकिन इन बातों को छोड़ देते हैं। फिर सवाल यह है कि कांग्रेस की सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता कैसे बन गई और बीजेपी की धर्मनिरपेक्षता, वास्तविक धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता कैसे बन गई, और उसके जरिए बीजेपी हिंदू समर्थक हो तो चुनाव हार सकती है और हारती रही है। क्योंकि बीजेपी जब चुनाव मैदान में उतरती है तो ये देश के जो 15-16% मुसलमान हैं वो उनके वोट माइनस करके चुनाव लड़ना पड़ता है उसको 85% में से जो है जीतने के लिए वोट लाने पड़ते हैं। कांग्रेस को 100% पैसे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो पहले दिन से नहीं है। इसके बावजूद भाजपा का संघर्ष देखिए और उसके समर्थकों का त्याग देखिए कि बिना किसी अपेक्षा को भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक ले आए हैं। उसकी सरकार को 2 बार में 3 बार में मिलाकर 17-17.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये इस समय जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसको 11.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन मैं बात फिर लौट कर आऊँगा मुद्दे पर, सांप्रदायिकता। कांग्रेस पार्टी ने हिंदू सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा खेल खेला अगर, तो वो है 1984 का सिख नरसंहार। हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए, चुनाव 84 का जीतने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया कांग्रेस पार्टी ने। वो एकमात्र मौका था भारतीय जनता पार्टी के पास कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अदालत के फैसले के जरिए वो कांग्रेस पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी के रूप में घोषित करवा सकती थी। भाजपा वो मौका चूक गई। क्यों चूक गई आज तक किसी को मालूम नहीं। क्यों ऐसा हुआ ये भी किसी को मालूम नहीं। उसके पीछे उद्देश्य क्या था, या कहें उससे पीछे डर क्या था, या कोई समझौता था, ये भी किसी को मालूम नहीं। एक किताब है शांति भूषण की, देश के
लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं जनता पार्टी की सरकार में, बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के। उनकी किताब है कोर्टिंग डेस्टिनी। इसकी एक घटना का जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ, पहले भी मैं एक बार जिक्र कर चुका हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1984 का चुनाव बीजेपी हार गई बुरी तरह से। उसके बाद चुनाव का नतीजा आने के बाद जो पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें एक बात पर पूरी कार्यकारिणी सहमत थी कि हिंदू सांप्रदायिकता का कार्ड खेलकर सिखों का नरसंहार करके कांग्रेस ये चुनाव जीती। और केवल इतना ही नहीं किया, चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक भाषण दिए, विज्ञापन छपवाए जो देश के प्रमुख अखबारों में पहले पन्ने पर बड़े प्रमुखता से छपे। तो ये हुआ कि इन भाषणों के आधार पर, इलेक्टोरल करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर कांग्रेस के सभी लोकसभा सदस्यों का चुनाव रद्द कराया जा सकता है। तो ये हुआ कि इसके लिए पिटीशन फाइल की जानी चाहिए। फिर हुआ कि सभी के लिए, मतलब उस समय तो जो है 406 या 408 जीते थे, बाद में जो है पंजाब से जीते, कुल मिलाकर 414 हो गए थे, कि इतने बड़े पैमाने पर पिटीशन फाइल करना और उसको लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, ये थोड़ा एब्सर्ड सा लगेगा। तो तय हुआ कि ये काम एक चुनाव क्षेत्र से भी हो सकता है। चुनाव क्षेत्र चुना गया दक्षिण दिल्ली का, जहां से ललित माकन चुनाव जीते थे और विजय कुमार मल्होत्रा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे वो चुनाव हारे थे। तो उस समय शांति भूषण भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और उसके नेशनल ट्रेजरर थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, बड़े वकील थे। तो कार्यकारिणी ने तय किया कि ये पिटीशन फाइल करने का, ड्राफ्ट करने का जिम्मा उनका हो, वही ये मुकदमा लड़ेंगे। इसके लिए विजय कुमार मल्होत्रा को तैयार किया गया। फिर ज़रूरी था कानून के मुताबिक कि उनके चुनाव क्षेत्र के कुछ लोग हों जो ये पिटीशन फाइल करें, तो वो भी मिल गए, कोई दिक्कत नहीं हुई और पिटीशन फाइल हो गई। अब आप देखिए, ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था और शांति भूषण ने कहा कि अदालत में इसको साबित करना कि करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के जरिए चुनाव जीता है कांग्रेस पार्टी ने, कोई मुश्किल नहीं होगी, कि सांप्रदायिकता और दो संप्रदायों के बीच में विद्वेष बढ़ाकर, नफरत फैलाकर कांग्रेस ने ये चुनाव जीता है। उन्होंने कहा उसके लिए प्रमाण के लिए और चीज़ों के अलावा दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो काफ़ी होंगी साबित करने के लिए। पहली, जो विज्ञापन छपवाए कांग्रेस पार्टी ने देश भर के अखबारों में, और दूसरा उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चुनावी भाषण। उन्होंने कहा उनके चुनावी भाषण सब रिकॉर्डेड हैं ऑल इंडिया रेडियो में, तो वो प्रमाण वहाँ से मिल जाएगा। अखबारों में छपे विज्ञापनों की प्रति भी है, तो अदालत में ये साबित करना आसान होगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। अब मुकदमा दायर हो गया, सुनवाई शुरू हो गई। जब एविडेंस रिकॉर्ड करने का समय आया, उसी समय ललित माकन और उनकी पत्नी की हत्या हो गई। तब फिर से ये सवाल उठा कि क्या ये मुकदमा इनफ्रक्चुअस हो गया, यानी बेकार, निरर्थक हो गया, क्योंकि जिस उम्मीदवार के खिलाफ, विजयी उम्मीदवार के खिलाफ ये याचिका दायर हुई थी, उसकी तो मौत हो गई। तो पहली चीज़ तो शांति भूषण ने बताया कि कानून ये कहता है कि चुनाव में विजयी उम्मीदवार की मौत के बाद भी इलेक्टोरल करप्शन का केस चलता रह सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसी मुकदमे के जरिए जो राजीव गांधी के भाषण और विज्ञापन हम दिखाएंगे, ये भी साबित कर सकते हैं कि ये इलेक्टोरल करप्शन जो है वो राजीव गांधी ने किया। तो राजीव गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगा, प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। अब आप सोचिए कि अगर ये 1984-85 में हो जाता तो कितना बड़ा काम होता, कितना बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में आता। कांग्रेस की जो रिकॉर्ड जीत हुई थी, भूतो न भविष्यति वाली, उतनी बड़ी जीत आज तक किसी पार्टी की नहीं हुई, कांग्रेस की भी नहीं हुई। इतने लोकसभा सदस्य नेहरू भी नहीं जिता पाए, इंदिरा गांधी भी नहीं जिता पाई, लेकिन हिंदुओं के ज्वार ने जिता दिया था। इस गलतफहमी में न रहिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रेम था इसलिए इतनी सीटें आ गई। थोड़ा सा हट के मैं कह रहा हूँ विषय से, ये एक उदाहरण है कि हिंदू अगर जाग जाए, खड़ा हो जाए, तो कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। और हिंदू जाग सकता है, ये भी इस चुनाव से साबित हुआ, 1984 के चुनाव से।
वो उसको अगर आप कहें तो एक वाटरशेड मूवमेंट था, वो एक भारतीय राजनीति का प्रस्थान बिंदु बन सकता था, लेकिन बनने नहीं दिया गया। हुआ क्या अब आगे? शांति भूषण अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे पता चला कि विजय कुमार मल्होत्रा अब वो पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। तो उन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा को बुलवाया, कहा कि मुझे ऐसा पता चला है, अगर आप पिटीशन वापस लेना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों ने, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जिन मतदाताओं ने वो पिटीशन फाइल की है, उनसे कहिए कि अदालत में एक औपचारिक एप्लीकेशन दें कि वो अपना पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। तो अदालत से उसकी इजाज़त मिल जाएगी और हम दूसरे 2-3 जो है पिटिशनर्स को उसमें उस मुकदमे में शामिल कर देंगे और मुकदमा चलता रहेगा। इसमें विजय कुमार मल्होत्रा को कुछ नहीं करना था, केवल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मतदाता जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उनसे कहना था कि अदालत में एक फॉर्मल एप्लीकेशन मूव कर दो पिटीशन विड्रॉ करने की। लेकिन विजय कुमार मल्होत्रा ने ऐसा नहीं किया, तो वो मुकदमा बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया। शांति भूषण ने कहा कि इस तरह से ख़त्म हुए मुकदमे को रिवाइव नहीं कर सकते, मतलब वो पूरी कहानी ख़त्म हो गई। जो कांग्रेस पार्टी को कानूनी रूप से कानून की अदालत में सांप्रदायिक पार्टी साबित कर सकती थी, राजीव गांधी को सांप्रदायिक नेता साबित कर सकती थी, पूरे चुनाव को सांप्रदायिकता के आधार पर जीता हुआ साबित कर सकती थी, वो पिटीशन ख़त्म हो गई। शांति भूषण इसके बाद मिले भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं यानी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से। उन्होंने कहा कि ये फैसला मेरा नहीं था, ये भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था। ये जो हुआ है ये कार्यकारिणी का अपमान है और ये अनुशासनहीनता है। विजय कुमार मल्होत्रा के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई में भी उन्होंने बड़ी छोटी सी डिमांड रखी कि ललित मकन की हत्या हो गई है, अब बाई इलेक्शन होगा, तो बाई इलेक्शन में विजय कुमार मल्होत्रा को पार्टी उम्मीदवार न बनाए। जिस व्यक्ति ने पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखा किया है उसको पार्टी कम से कम बाई इलेक्शन में उम्मीदवार न बनाए। तो उनको लगा कि उनकी बात मान ली गई है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो उम्मीदवार बन रहे हैं और बन भी गए। तो फिर वो फिर मिलने गए इन दोनों नेताओं से और कहा कि मैं ऐसी स्थिति में पार्टी में नहीं रह सकता, मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। उनसे कहा क्या गया, दोनों नेताओं ने कहा कि देखिए, अगर आप इस समय इस्तीफा देंगे, ये बताने की कोशिश होगी कि आपने भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया है, तो आप चुनाव तक रुक जाइए। चुनाव तक का मतलब था बाई इलेक्शन और 85 में जो विधानसभा के चुनाव होने थे। शांति भूषण रुक गए, चुनाव हो गए, उसके बाद वो फिर गए और इस्तीफा सौंप दिया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों लोग उनके घर गए, नीति बाग में रहते थे दिल्ली के, और कहा इस्तीफा वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा कोई सवाल ही नहीं। और 1986 में शांति भूषण बीजेपी से हमेशा के लिए अलग हो गए। अब इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने विजय कुमार मल्होत्रा को ऐसा क्यों करने दिया। भाई, एक बात विजय कुमार मल्होत्रा के पक्ष की ओर से देखें तो इतना समझा जा सकता है कि वो बाई इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अगर एक मुकदमा चलता रहता तो शायद बाई इलेक्शन न लड़ पाते, पार्टी उनको राज्यसभा में भेज सकती थी, या कम से कम शांति भूषण ने जो सुझाव दिया था उतना तो विजय कुमार मल्होत्रा कर ही सकते थे। वहीं से संदेह पैदा होता है कि कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो गई थी, और कोई दूसरा कारण समझ में नहीं आता। क्योंकि मामला सारा विजय कुमार मल्होत्रा पर ही होता तो बात एक बार समझ में आ सकती थी। शांति भूषण ने इतना ही तो प्रस्ताव दिया था कि अपने पिटिशनर से कहिए कि वो औपचारिक रूप से मुकदमा अदालत से वापस ले लें और हम दूसरे पिटिशनर्स को उसमें शामिल करा देंगे, मुकदमा चलता रहेगा। और मुकदमा एविडेंस प्रस्तुत करने की स्टेज पर आ गया था। बहुत ही क्रूशियल मौका था और एविडेंस ऐसे थे, मतलब एक तरह से अकाट्य थे। और फैसला, मतलब क्या फैसला आता है इसके बारे में तो अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, जो प्रमाण थे, उसके आधार पर फैसला एक ही दिशा में आ सकता था कि राजीव गांधी का चुनाव रद्द हो जाता, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती, जैसे उनकी मां इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर इलेक्टरल मेल प्रैक्टिसेस के आरोप में लगी थी 12 जून 1975 को। तो सवाल ये है कि राजीव गांधी को और कांग्रेस पार्टी को भाजपा ने क्यों बचाया, और उस बचाने के कारण
हुआ ये कि जो असली सांप्रदायिक पार्टी है इस देश की, वो सांप्रदायिकता के आरोप से बरी हो गई और भारतीय जनता पार्टी आज भी सांप्रदायिक पार्टी बनी हुई है। आज भी जो है राजनीति में सांप्रदायिकता की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी और फिर जो है संघ का नाम लिया जाता है। इस दाग को धोने का स्वर्णिम अवसर था भाजपा के पास, जिसे पार्टी ने गंवा दिया। अब बहुत सी बातें कही जाती हैं कि राजीव गांधी के संघ के कुछ बड़े पदाधिकारियों से संबंध थे, तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, संबंध होना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई जो है षड्यंत्र की बात नहीं है, इसमें कोई जो है शंका करने की बात नहीं है। लेकिन फिर लौटकर उसी सवाल पर आता हूं कि आखिर ऐसा किया क्यों भाजपा ने। उसकी सबसे बड़ी हार थी 1984 की। जनसंघ के ज़माने से भी जब पार्टी शुरू हुई तब के बाद सबसे बड़ी हार थी और कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत थी। और कांग्रेस की जीत गलत तरीके से हुई थी, ये पूरे देश ने देखा। और इस मुद्दे के बारे में कांग्रेस के जो नए नेता थे उनको भी बहुत ज़्यादा समझ जानकारी शायद नहीं थी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बाद में, बहुत साल बाद संसद में एक बार जॉर्ज फर्नांडिस ने उठाया कि कांग्रेस कितनी बड़ी कम्युनल पार्टी है। उन्होंने कहा आपने जो विज्ञापन दिए थे 1984 के चुनाव में उस पर शर्म आनी चाहिए। तो कांग्रेस के लोगों ने चैलेंज किया। राजेश पायलट उस समय लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने कोट की जेब से वो विज्ञापन का कागज़ निकाला, कहा दिखाऊं क्या हो उसमें। तो चंद्रशेखर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा ये मत करो, इससे पुराने घाव फिर हरे हो जाएंगे। जॉर्ज ने वो नहीं दिखाया। लेकिन आप किसी भी अखबार की लाइब्रेरी के आर्काइव में चले जाइए या जहाँ भी अखबार रखे जाते हैं, आप 1984 के चुनाव के दौरान के विज्ञापन देख लीजिए, आपको आज भी वो प्रमाण मिल जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो ने जो राजीव गांधी के भाषण रिकॉर्ड किए थे वो भी मिल जाएंगे। तो इतना बड़ा मौका अपने ऊपर लगे इतने बड़े झूठे आरोप को हमेशा के लिए ख़त्म करने का भाजपा को मिला, भाजपा ने उसे गंवा दिया। इसीलिए मैंने 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक सवाल पूछा था कि गांधी परिवार को भाजपा बचाना चाहती है या कानूनी रूप से सज़ा दिलाना चाहती है। एक और घटना का जिक्र संक्षेप में करके बात को ख़त्म करूँगा। वो आरोप लगाया हुआ है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का राहुल गांधी के बारे में, आपने भी सुना होगा। उनका आरोप था कि वो अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे, क्या क्या उनके पास से बरामद हुआ था। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय फ़ोन आया, उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे, ब्रजेश मिश्रा को लगाया गया, उन्होंने वहाँ एम्बेसडर से बात की अमेरिका में, भारतीय जो राजदूत थे। उसके बाद राहुल गांधी बच पाए। तो ये 3 घटनाएं हैं। ये 2 घटनाएं पहले से मुझे मालूम थी, ये तीसरा मामला होने पर मन में एक संदेह उठता है। हो सकता है ये संदेह पूरी तरह से निराधार हो। राजनीति में नेता हम जो लड़ते हुए उनको देखते हैं वो उनका हाल वही होता है जो वकीलों का है। अदालत में एक दूसरे के खिलाफ ऐसे लड़ते हैं, ऐसा लगता है कि बाहर निकलेंगे तो मारपीट करेंगे, दोनों हंसते हुए कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। उसी तरह से नेता हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और अकेले में मिलते हैं तो गले मिलते हैं। इतने तक तो ठीक है, आप राजनीतिक विरोधी हैं, कोई दुश्मन नहीं है। बाहर परिवार में या किसी समारोह में मिलते हैं, अच्छे से मिले, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर यही स्थिति भाजपा के खिलाफ होती, इसी तरह के प्रमाण भाजपा के खिलाफ होते, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ देती। कांग्रेस पार्टी ने तो झूठे मामलों में फंसाने की भरपूर कोशिश की आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। गुजरात दंगों में उनको फंसाने की जितनी कोशिश हो सकती थी, जितनी ताकत थी, सब लगाई और उनको फंसाने के लिए, दबाव डालने के लिए अमित शाह पर झूठा मुकदमा चलाया, उनको जेल भेजा। ये जेल की सज़ा से टूट जाएंगे तो हो सकता है मोदी का नाम ले लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अपनी ओर से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। यहाँ तक कि आईबी और सीबीआई को आपस में, 2 संस्थाओं, जांच एजेंसियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया इशरत जहाँ के मामले में। और कांग्रेस किस हद तक गई इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बरी किया गया था जब नरेंद्र मोदी को। उसमें तीस्ता सीतलवाड़ और उनके एनजीओ की जो भूमिका थी उस सब के बारे में कहा गया है। कुल मिलाकर राजनीति में जो सामने दिखता है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो, उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जो सच होता है, जो हमें कभी मालूम नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत चीज़ें
छनकर सामने आती हैं तो पता चलती है। उनसे जो है केवल मन में शंका आशंका पैदा होती है, प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते। तो क्या इन प्रश्नों का जवाब कभी मिलेगा? मुझे तो लगता नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।